एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? आई एम नंदिनी, योर लीगल एक्सपर्ट. I'll be taking up your legal studies for class 12th, and if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Alright, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? और हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स और लॉ ऑफिसर्स जो इंडिया के होते हैं. वी हैव रेड. अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, जाकर देखो. अभी आई एम स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ. ठीक है, सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स रोल्स एंड हाउ इट इज इम्पार्शियल. इस वीडियो में मैं कवर करूंगी सिर्फ मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, क्या क्या बातें हैं जो हमने अनरेड हैं, क्या इसके बारे में हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होके आ रही है. हमारे चैप्टर का नाम तो जुडिशरी है ना. जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है और क्यों है, इसका आंसर अभी हमें मिलेगा. ठीक है, क्या वो सच में इंडिपेंडेंट है? करंट सिनेरियो में भी बात करेंगे हम लोग. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट वॉच दिस. जुडिशरी इन इंडिया डिराइव इट्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शैल बी अ डिफरेंट ऑर्गन विच इज कॉल्ड जुडिशरी. जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है फ्रॉम लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव क्या होती हैं? जो पार्लियामेंट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एज वेल एज प्रेसिडेंट. ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. इससे अलग है जुडिशरी. कोई भी डिसीजन कोर्ट का लिया हुआ डज नॉट डिपेंड ऑन वट एवर इज हैपनिंग इन लोकसभा, वट एवर इज हैपनिंग इन राज्यसभा. वहां पर, कहां पर? जो जुडिशरी है, जो जज है, यहाँ पे जुडिशरी में क्या होता है? जज एक न्यूट्रल डिसीजन लेता है सब एस्पेक्ट्स देखकर. ठीक है, कहने का मतलब इसका क्या है? जुडिशरी कहां से निकल के आई है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है एक अलग ऑर्गन होना चाहिए विच इज कॉल्ड जुडिशरी, which till date remains the fundamental text for the functioning of Indian democracy. Just because there exists judiciary, India is able to perform the democracy very well. आज हम लोग डेमोक्रेसी इतने अच्छे से क्यों परफॉर्म कर पाते हैं? डेमोक्रेसी है क्या? सबको इक्वल स्टेट मिला हुआ है हमारी कंट्री में. ठीक है, इक्वल स्टेट का मतलब क्या होता है? एक बात सुनो, आज हम लोग कोई भी लैंड ओन कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. अपना काम भी खोल सकते हैं. हम हर वो काम कर सकते हैं. हम किसी के स्लेव तो नहीं है, हमें किसी का बॉन्डेड लेबर तो नहीं बन के रह गए. हम किसी के अंदर तो नहीं है कि हमें काम करना है किसी के अंदर. हम अपना काम तो कर सकते हैं. डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. सब लोगों को, एवरेज से एवरेज इंसान को हर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. राइट टू ईट, स्लीप, राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, सब चीजें आप समझ रहे हो. तो सारी बात यही है कि जुडिशरी कैसे निकल के आ रखी है और कैसे इतना अच्छा कर पा रही है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है. ये सब हम अभी देखेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया इसलिए हुआ है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. अब इंडिपेंडेंट किस सेंस में बात कर रहे हैं हम अभी देखेंगे. ठीक है, आर्टिकल 50. इफ यू गाइज आरंट एबल टू सी दिस टेक्स्ट, दिस इज आर्टिकल 50. हम पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 50 के बारे में क्लास 11th में. of the Indian Constitution lays the independence of judiciary. आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है there shall be an independent judiciary different from legislative and executive. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, जो एनफोर्स करते हैं लॉज को. ठीक है, this is understood as judiciary's autonomous. Autonomous means independent status, सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव. यही मैंने बताया, आर्टिकल 50 यही बोलता है. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस. अब आप कहोगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे हेल्प करती है? अगर आप एक बात समझो, जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के साथ मिल जाए तो कोई भी डिसीजन जो जुडिशरी ले रही है वो तो बायस्ड हो जाएगा. वो कहेगी, फॉर इंस्टेंस 70% बीजेपी के सीट्स हैं तो, और बीजेपी इन रूल है तो कोर्ट के डिसीजंस बीजेपी को फॉलो करेंगे.
बट ऐसा नहीं होता है, जो भी कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो बायस नहीं होते, बिल्कुल भी किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। वो ऐसे डिसीजन लेती है ऑन द मेरिट्स, मेरिट्स इन द सेंस कि क्या सही है और क्या गलत है। ऑलराइट, अ गुड गवर्नेंस, कि कोई भी गवर्नमेंट कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले। फॉर इंस्टेंस कोई माइनॉरिटी है या कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऐसा है जो कि गवर्नमेंट उसको प्रेफर नहीं करती है, नहीं लाइक करती है, नहीं उसके लिए काम करना चाहती है बहुत ज़्यादा, तो जुडिशरी हेल्प करती है कि ऐसा ना हो गवर्नमेंट अनड्यू एडवांटेज लेके किसी इन्फ्लुएंस हो और उस ग्रुप को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो जुडिशरी उस ग्रुप को, उस माइनॉरिटी को, उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है। तभी इसमें लिखा है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेल्प्स इन द गुड गवर्नेंस, ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ फ्री एंड फेयर सोसाइटी। फ्री एंड फेयर सोसाइटी मतलब आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी इक्वालिटी, हर इंसान इक्वल रहना चाहिए, इक्वालिटी अमंग्स द इक्वल्स, सब लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो एक फ्री एंड फेयर सोसाइटी गारंटी करती है कौन? जुडिशरी। किसी भी इंसान को, आप एक बात मानो, फॉर इंस्टेंस कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आज मैं कोई और रिलीजन से हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं मुस्लिम हूँ या मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और मुझे मना कर दिया जाए कि तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे मुझे मना कर दिया गया है मेरे को एडमिशन, आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम इन सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, विच इज राइट टू इक्वालिटी। मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे रिलीजन के बेस पे मुझे एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये राइट्स अभी हम पढ़ेंगे, ये फंडामेंटल राइट होता है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो आप लोगों ने पढ़े हैं, हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। In this context, one must understand the reasons as a special status to the judiciary. क्यों स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जुडिशरी को, मतलब इसको मर्ज क्यों नहीं किया जाता एग्जीक्यूटिव के साथ या लेजिस्लेचर के साथ, इसको डिफरेंट क्यों दिया जाता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। फर्स्ट, जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज लिंक्ड टू द रोल एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या होता है? जो कि ध्यान रखता है। ये वॉच डॉग लिटरल डॉग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है वॉच डॉग मतलब सेफ गार्ड करता है, देखता है कि कोई भी गलत काम ना हो रहा, उसे बचाता है, भौंक देता है। एक वॉच डॉग ऐसा होता है ना जिसको हम बाहर रखते हैं कि सेफ गार्ड करे, कोई चोर अंदर ना घुसा है, कोई स्ट्रेंजर अंदर ना घुसा है। ऐसे ही जुडिशरी काम करती है, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी में कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ना ले सके, प्रॉपर वर्किंग हो, फ्री एंड फेयर मीन्स भी हो, ठीक है। इट मॉनिटर्स एंड मेंटेन्स द चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है यहाँ? मतलब कि कोई भी आर्म या फिर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी फॉर इंस्टेंस कोई स्टेट की वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसके पास, अनड्यू एडवांटेज ना ले ले कि मैं इन पार हूँ और जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं या फिर कोई और पार्टी है जो कि इन पार नहीं है उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब यही होता है कि एक सेपरेशन, एक इक्वालिटी रहे ऑफ पावर, ऐसा ना हो कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ले ले इस चीज का, ठीक है, ओवर द अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी अदर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ही, मैंने यही बताया ना, कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना ले ले, ठीक है, कि जो भी चीजें वो डिसीजंस ले रहे हैं ऐसे तो नहीं कि किसी को नुकसान हो रहा है उससे। Thus, judiciary emerges as the mediator. Mediator कौन होता है? जो किसी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व कराता है। When any organ of the government exercises excess power. Excess power का मतलब क्या होता है? For instance, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है, बट ऐसा ना हो गवर्नमेंट सोचे मैं इन पावर हूँ, मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ और वो डिसीजन ऐसा ले ले कि जो कि बिल्कुल ही गलत हो सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए गलत क्यों हो? क्योंकि हम लोग काम तो लोगों के लिए कर रहे हैं और लोगों को ही जस्टिस नहीं मिल रही है, लोगों के लिए ही गलत है। फॉर इंस्टेंस कोई रेप हो रहा है और रेप को होने दें और उसके लिए अगेंस्ट कोई केस ना ले, तो गलत है ना। दे आर मूविंग इन एक्सेस पावर, उनके पास पावर है, वो प्रोब करे उस मैटर को, एग्जामिन करे उस मैटर को, ना करे और वो कहे नहीं हम करते ही नहीं, छोड़ो, हो गया, रेप तो हो गया। गलत है, जस्टिस नहीं मिल रहा है उसको, इक्वालिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, उसको जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, राइट टू लाइफ नहीं है ना, उसको रेप करा जा रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो एक्सेस पावर में नहीं वर्क करे गवर्नमेंट, इस वजह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर विच टेंड्स टू, अब आप सोचो अगर गवर्नमेंट ऐसे करे तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस हो सकता है और फिर गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट को डर लगता है कि हमारे ऊपर केस होगा,
पैसे फालतू में खराब होंगे, हमें लॉयर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, टाइम भी खराब होगा। ये सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट पहले ही सतर्क रहती है, पहले ही बहुत ज़्यादा अवेयर रहती है, which tends to violate the larger societal और individual interest। यही मैंने बताया, जो सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वही चीज़ें करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। For instance, the Indian Penal Code has extensive powers for crime detection and gathering against prosecution of criminals। आपको पता है इंडियन पीनल कोड IPC, ये देखो, इंडियन पुलिस हैज एक्सटेंसिव पावर। अंडर इंडियन पीनल कोड इंडियन पुलिस को इतनी ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं। क्या होता है, पुलिस जाके उनसे बात कर सकती है, ठीक है, बात। और कभी कभी ना पुलिस इतनी वायलेंट हो जाती है, जो भी केस हुआ होता है, पुलिस के पास इतनी पास नहीं होती हैं कि वो जाकर बदतमीजी करे या हाथ उठाने। ठीक है, उसके पास पास होती है कि अगर वो इंसान काबू में नहीं आ रहा है तो ठीक है, उसका हाथ पकड़ सकते हैं, बट पुलिस ना कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत कर जाती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें देखो यही बताया, इंडियन पुलिस हैज़ एक्सटेंसिव पावर्स फॉर क्राइम डिटेक्शन, गैदरिंग एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को अंदर करने के लिए, जेल करने के लिए, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, पुलिस के पास बहुत होता है। बट देखो, हम कितने बार एनकाउंटर सुनते हैं, जो विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, क्या सच में गाड़ी पलटी है क्या, या फिर पुलिस वालों ने गाड़ी पलटाई है? देखो, बहुत अलग बातें हैं दो। ठीक है, तो पुलिस के पास ये पार नहीं है कि तुम विदाउट एनी पार तुम किसी इंसान को मरवा नहीं सकते हो। ऐसे जो तुमने गाड़ी पलटा दी, पुलिस के अगेंस्ट भी केस चल रहा है, आपको पता है, ऐसे तुम किसी को जान से नहीं मरवा सकते। हाँ, तुम उस इंसान को अरेस्ट करो, यू कैन ऑल्सो क्वेश्चन हिम, उसके अगेंस्ट सारा एविडेंस लेकर आओ, वो बात ठीक है, बट ये नहीं कि तुम एनकाउंटर बनाकर, यही तो होता है इन स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सब जगह पर यही होता है कि यार पुलिस मार देती है, दिस इज एक्सेस पार, ये एक्सेस पार है। इनके अगेंस्ट इतना कोई वॉच डॉग मुझे लगता है नहीं, क्योंकि तभी ये सब चीज़ें इतनी वाइड स्प्रेड हो रही हैं। ठीक है, आप रिलेट करो जो करंट सिचुएशंस है। ठीक है, मैं हर एग्जांपल देती रहूंगी आपको। इट इज कॉमन फॉर द पुलिस टू इंटेरोगेट सस्पेक्ट क्रिमिनल्स। अगर पुलिस को लगता है कोई इंसान अक्यूज्ड है, इसने गलत काम किया है, ये क्रिमिनल है, पुलिस के पास फुल राइट्स हैं वो जाकर उसको पूछे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पुलिस के पास सारे इंटेरोगेशन राइट्स हैं, बट पुलिस के पास एक्सेस पास नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है, कि उसे गोली से उड़ा दे या कुछ भी कर दे। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है, इट इज कॉमन फॉर पुलिस टू इंटेरोगेट सस्पेक्ट क्रिमिनल्स इन ऑर्डर टू गैदर द बेस्ट एविडेंस। कोई भी इंसान ऐसे छूट थोड़ी जाए, अगर उसे पता है कि ये क्रिमिनल है, ये थोड़ी से जाने दो, चलो ठीक है जाओ, हो तो हो, क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं, उसको पूछना है जाकर उसको। ठीक है, however such powers should not impinge upon the rights of the accused। ऐसे नहीं होना चाहिए तुम उसे मार रहे हो, या तुम उसे खाना नहीं दे रहे, या जेल में ले जाकर उसकी इतनी पिटाई हो रही है, उसके बाद तुम उसे खाना भी नहीं दे रहे। हर इंसान को राइट टू लाइवलीहुड है, अगर वो जेल में भी है तो उसको राइट टू लाइफ है, उसे खाना मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उसको बिल्कुल डिप्राइव कर रहे हो कि वो मर ही जाए। ठीक है, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते तुम, ऐसे नहीं कि जेल के अंदर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। नो, बेसिक राइट्स हर इंसान के पास है, हर इंडिविजुअल के पास। इसमें यही लिखा है, यू शुड नॉट इम्पिंज अपॉन द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। जो क्रिमिनल है, बात ठीक है, अक्यूज्ड है वो ठीक है, बट ये नहीं कि तुम उसको खाना देना बंद कर रहे हो या पानी नहीं दे रहे हो, उसे टॉर्चर कर रहे हो बिना बात के। और द सस्पेक्टेड क्रिमिनल, जो भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल है या अक्यूज्ड है भी, उसके साथ तुम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, इसमें सारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, एंड अक्यूज्ड कैन नॉट बी कोर्स्ड मतलब फोर्स्ड विद एक्चुअल फोर्स का यूज करना, किसी इंसान को किसी चीज में धकेलना विद एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, इनटू गिविंग स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू दी हिज और हर गिल्ट। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, तू बोल तू गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हैं कोई इंसान। दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अभी आपको बताऊंगी, आर्टिकल 20 पार्ट 3 पता है क्या कहता है? वो कहता है कि यू कैन नॉट फोर्स समबडी। फॉर इंस्टेंस, मैंने कोई क्राइम किया है, पुलिस मुझे लेने आ गई है, पुलिस मुझे फोर्स नहीं कर सकती, इट कैन नॉट कोर्स मी, इट कैन नॉट फोर्स मी विद अ फोर्स ऑल्सो। मुझे मार पीट के ये नहीं कह सकती तो कि तू बता कि तू गिल्टी है, मैं कहूँ कि हाँ मैं गिल्टी हूँ। मेरा कहा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता जब तक एक एविडेंस नहीं मिल जाता कि मैंने कोई गलत काम किया है।
चाहे मैं कुछ भी बोल रही हूँ, चाहे मैं बोल रही हूँ हाँ मैंने ये गिल्ट किया है, हाँ ये मैंने क्राइम कमिट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। इसमें देखो यही लिखा हुआ है, एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी कोर्स्ड, किसको फोर्स नहीं कर सकते अक्यूज्ड को इनटू गिविंग स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू हिज और हर गिल्ट, कि हाँ मेरी गलती है, मैंने क्राइम कमिट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। दिस राइट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको गारंटी किया गया है टू द अक्यूज्ड अंडर आर्टिकल 23, ठीक है 23 ये कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स, क्या स्टेट करता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो पर्सन अक्यूज, जो इंसान अक्यूज हो रखा है ऑफ एनी ऑफेंस, चाहे उसने मर्डर किया है, चाहे उसने कोई भी काम किया है, शैल बी कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब फोर्स्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विटनेस इन द सेंस कि मैं कोर्ट में जाके कहूँ हाँ ये मैंने गलत किया है, हाँ मैंने मर्डर किया है, मेरा कहा हुआ, दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं वहां जाके कुछ भी कहूँ, जब तक वहां पे एविडेंस ना हो, जब तक 4 लोग आके आई विटनेस बोले ना कि हाँ हमने इसे देखा था, इसने मर्डर किया है, या बहुत चीजें होती हैं इसमें, बट कोई इंसान जिसने गिल्ट किया है, जिसने मर्डर किया है, वो खुद बोले, उसका स्टेटमेंट इज निल, नल हो जाता है, बिल्कुल नल एंड वॉइड, बिल्कुल कहना कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो कहे ना कहे, ठीक है। चलो ठीक है, जुडिशरी स्टेप्स इन व्हेन डेलिकेट मैटर्स, ये डेलिकेट मैटर ही तो है, डेलिकेट इंटरेस्ट्स हैं, आर एट लॉगरहेड्स, लॉगरहेड्स मतलब एट कॉन्फ्लिक्ट, किसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी के इंटरेस्ट्स प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन देयर is a thin line of difference है, as in case of a police exercising their power to gather witness in the exercise of legitimate and excess right of the state organ। इसका मतलब क्या होता है, देखो legitimate means जो कि सही है, what is right, what is according to rules, according to laws, जो कि ठीक है, ठीक है। और एक्सेस पार में फर्क है, ठीक है, जो चीज़ ठीक है और जो चीज़ एक्सेस है इनका फर्क तो है ही ना। पुलिस जो कि इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट पुलिस उसको मार पीटने लग जाए, उसको टॉर्चर करने लग जाए, उसको खाना ना दे, उसको डिप्राइव कर दे उसकी लाइफ से, तो ये क्या है, ये एक्सेस पार है, इसमें सब यही मेंशन किया हुआ है। Second, in order to ensure that constitutionally guaranteed freedom such as freedom to speak in public, yes, आज तुम कहीं भी जाकर कोई भी बात कर सकते हो, तुम्हारा कोई मुंह थोड़ी रोक सकता है, नहीं, कभी कोई मना करे कि यार तुम ये मत बोलो, तो कहो वी हैव फ्रीडम टू स्पीक, हमें बोलने की फुल फ्रीडम है, और पीसफुली असेंबल, हाँ अगर तुम्हें कोई बात नहीं अच्छी लग रही है तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट पीसफुली, ये नहीं कि तुम बंदूकें लेकर सड़क पर निकल गए हो और मारने लगे हो तो तुम्हें भी अरेस्ट कर लेंगे और बिहाइंड द बार्स ले जाएंगे। बट अगर तुम अपनी कोई बात रख रहे हो, तुम एक रैली निकाल रहे हो, पीसफुल रैली, यू कैन असेंबल पीसफुली, अपनी बात कर सकते हो, आर इंटरप्रिटेड एज पर द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद कहता है अंडर आर्टिकल 19 यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये नहीं कि तुम हेट पहुंचा रहे हो या फिर कुछ गलत बोल रहे हो जिससे कि लोग उत्सुक हो सके। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर जगह होती हैं, ये नहीं कि तुम ऐसी कुछ बात करो जो कि लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएं और गवर्नमेंट को ही प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाए, गवर्नमेंट के लिए लड़ना शुरू हो जाए कि गवर्नमेंट गलत है हमारी। बहुत हेट कम्युनल वायलेंस नहीं पहुंचाना है तुम्हें, ठीक है, नॉर्मल बात कर सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो, बट हेट के वे में नहीं, ठीक है। आर इंटरप्रेटेड एज द ये ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी तो यही है। जुडिशरी हैज बीन केप्ट फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर। जुडिशरी एक क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जज जो होता है ना वो न्यूट्रल रहता है और दोनों पार्टीज की बात सुनता है तब जाके डिसीजन लेता है। जज किसी के साथ भी बायस नहीं होता। हैड इट बीन अ पार्ट ऑफ से लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव, तो जो मेजर गवर्नमेंट होती है क्या पता उसका साइड लेने लग जाए, हाँ वो ले सकता है उसका साइड, क्यों, क्योंकि वो कहेगा ये तो गवर्नमेंट पावर में है, हमें बेनिफिट किससे होगा, जो एक पावरफुल गवर्नमेंट है उससे होगा, जो पावर में नहीं है उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, तो वो आपस में मिल सकते हैं और जुडिशरी क्या हो जाएगी, फिर बायस्ड हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन जुडिशरी इज इंटरप्रेटिंग अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट which is the political party and certain protesting people of the civil society। देखो इसमें ये लिखा है जो गवर्नमेंट पावर में है या पॉलिटिकल पार्टी पावर में है एंड सर्टेन प्रोटेस्टिंग पीपल जो अगेंस्ट गवर्नमेंट है, तो जुडिशरी किसका हेल्प करेगी, गवर्नमेंट का। ऑफ कोर्स वो छोटे लोगों की हेल्प क्यों करेगी, जो छोटा ग्रुप है जो पावर में नहीं है,
तो इसलिए जुडिशरी को हमेशा इंडिविजुअल रखा गया है who have been peacefully articulated their opinions on social issues, for example crime against women. You can always speak about these. इनके बारे में हमेशा बात कर सकते हैं, बट एक्सेस नहीं जाना है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखनी है. ये नहीं कि सड़क पर इतनी कम्युनल वायलेंस पहुंचा रहे हो, या फिर तुम जो ये बैरिकेड्स लगे होते हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं व्हीकल्स को निकलने से, इसको तोड़ फाड़ कर दी, ये सब अलाउड नहीं होता है. पीसफुली असेंबल कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने ऐसे स्लोगन्स के साथ बोर्ड्स वगैरह ले सकते हो, ये सब चीज़ें अलाउड हैं. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद अलाउ करता है. ठीक है, अब देखते हैं. चलो ठीक है, यहाँ देखो, जुडिशरी एक्ट्स एज अ गार्डियन मतलब टू सेफ गार्ड इट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी तो एक मैंने बताया, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब चीज़ें कि कोई इंसान जो रह रहा है, कोई एवरेज सिटीजन, ये हर इंसान के पास राइट्स होते हैं, ठीक है, विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन इन इंडिया. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब इंडिया फ्यूडल टू डेमोक्रेटिक ऑर्डर आ रहा था, जब एक फ्यूडलिज्म फॉलो करता था, फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, तब ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कार्व आउट किया गया, उसे लाया गया. क्यों लाया गया? ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे. फ्यूडलिज्म, अब आप पूछोगे फ्यूडल कौन सी कंट्री होती है? फ्यूडलिज्म पता है क्या होता है? रैंक होती है, ठीक है, लोगों की. जो हाईएस्ट रैंक होता है ना, उनके पास ज़मीनें बहुत होती हैं, वो अपनी ज़मीन देते हैं लोअर रैंक के लोगों को, वो लोग उनके लिए काम करते हैं और वो लोग उनकी ज़मीन यूज़ करते हैं एंड सर्विस देते हैं, एंड इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है? उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है कि वो जो उस पर खाना बन रहा है या फिर जो उनके लैंड पे प्रोडक्शन है वो उनका प्रोड्यूस ले लेते हैं, ठीक है. तो इनको क्या नुकसान, इनको क्या फ़ायदा हुआ? इन्हें तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ. लैंड भी उनकी है, काम ये लोग कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस है आधा प्रोड्यूस तो ये ले लेते हैं, सर्विस इनके लिए कर रहे हैं. तो आप देखो एक रैंक बन जाती है, हायरार्की हो जाती है, टॉप मोस्ट लोअर मोस्ट. तो ये गलत है ना. हर एक को इक्वल राइट तो नहीं मिल सकता, हर एक के पास लैंड नहीं हो सकती, कोई किसी के अंदर बॉन्डेड ही है ना, किसी के अंदर एज अ स्लेव ही काम कर रहा है ना, ठीक है. और डेमोक्रेसी में ऐसा है नहीं. डेमोक्रेसी में एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नॉट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. हर कोई इंसान इक्वल है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसा है, ज़्यादा ज़मीन है, कम ज़मीन है, रैंक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. तो ठीक है, जब इंडिया फ्यूडलिज्म टू डेमोक्रेटिक ऑर्डर आ रहा था, टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी, तभी कहा गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के लिए भी बायस नहीं होनी चाहिए, ठीक है. It was done to fully transit the well-knit provisions of extensive rights guaranteed. इसमें जो इतने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स बनाए हुए हैं, इन सबको फॉलो किया जाए, हर सिटीजन को मिले. इस वजह से ही जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया गया कि किसी भी इंसान के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो जुडिशरी इनटू प्लेस आए, इनटू पिक्चर आए और प्रोटेक्ट करें उनके राइट्स को, ठीक है. लाइव्स ऑफ द एवरेज सिटीजन. एवरेज सिटीजन यहाँ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान भी जो है, ठीक है, उसको भी राइट्स मिलने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके राइट्स डिप्राइव्ड हो या वो अपने आप को एनी लेस समझे, ठीक है. अब इसमें टू टाइप्स ऑफ राइट्स की बात हो रही है. वन इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द अदर इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. देखो, अब इनमें आप पूछोगे फर्क क्या है? फर्क पता है क्या है? देखो, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स बेसिक राइट्स होते हैं. बेसिक राइट्स मतलब एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट टू बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब किस में आते हैं? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में आते हैं. एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं, फॉर इंस्टेंस राइट टू स्पीच, राइट टू फ्री ट्रायल, नहीं मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए, कि मुझे मेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया है, पुलिस ने या गवर्नमेंट के ऑर्गन ने, मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए, मुझे फ्री ट्रायल दो, मुझे स्पीच, मुझे असेंबल करना है. बेसिक जो राइट्स होते हैं वो इसमें होते हैं. और जो वैसे राइट्स होते हैं, मुझे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये सब राइट्स किस में आते हैं? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं, ठीक है. तो देखो इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में बताया गया है. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, right to freedom of discrimination based on religion, race, caste, sex और place of birth, ठीक है. ये क्या, ये आर्टिकल 15 कह रहा है, 15 कहता है ये बात, ठीक है. तो ये सब इसमें यही बताया हुआ है कि ये सब राइट्स किसके अंडर आते हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्री ट्रायल, कि हमें फ्री ट्रायल मिलना चाहिए, ठीक है. फ्री ट्रायल कहाँ मिलता है? कोर्ट में मिलता है, हमसे चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है. इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बताओ. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन,
रिलीजन तो सबसे बेसिक राइट है, अगर हमें रिलीजन ही प्रैक्टिस नहीं करने देंगे तो इंडिया कैसे सेक्युलर बनेगा। इंडिया गिव्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कोई भी माइनर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं कम है नंबर में, ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी है वो उसको इन्फ्लुएंस कर ले, उसको अपने पार में ले ले, उसको उसके साथ दुर्व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे, ठीक है। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेसिक है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें ही इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में आती हैं। अब यहाँ देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, that a street vendor has a right to operate on streets. क्यों? Because selling products on the street is linked to the livelihood and daily living which is produced under Article 21. Article 21 कहता है everyone has right to life and liberty, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है right to life, but right to livelihood कैसे आ गया इसमें कि हर इंसान अच्छा कमाए, ये सब मतलब उसको लाइवलीहुड मिलना चाहिए, वो अच्छा कमा सके, कि एम्प्लॉयमेंट हो। आपको पता है राइट टू फूड, और आपका फेवरेट जो आप सबको सबसे ज़्यादा पसंद है राइट टू स्लीप, यू ऑल्सो हैव अ राइट टू स्लीप। आपको पता है एक केस लॉ है विच इज़ रामलीला मैदान वर्सेस दी होम सेक्रेटरी, ऐसे कुछ केस लॉ करके है, उसमें क्या है, उसमें बताया गया है यू ऑल्सो हैव अ राइट टू स्लीप। वहाँ पे ना लाठी चार्ज कर दिया गया था सोते हुए लोगों के ऊपर, तो ये केस हुआ था अगेंस्ट द होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर के अगेंस्ट या होम सेक्रेटरी के अगेंस्ट केस हुआ था कि एवरीवन हैज़ राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, राइट टू फूड, कोई भूखा नहीं सोएगा। मतलब ये सब राइट्स वैसे कोई अलग से राइट्स नहीं है, बट ये सब राइट्स एक ही राइट के अंदर आ गए हैं विच इज़ राइट टू लाइफ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये गारंटी करता है, ये इवॉल्व होता गया विद टाइम। एंड डेली लिविंग विच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, ये हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट दोज हु आर एजेड, जो बूढ़े हैं या डिसेबल्ड है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, एंड डेस्टिट्यूट मतलब जो बहुत पुअर है इन इंडिया इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन हैव अ राइट टू फूड। राइट टू फूड सबके पास नहीं है, जो कि थोड़े से यू नो बैकवर्ड हैं या फिर स्पेशली एबल्ड है, उनको राइट टू फूड है विच इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। फूड के साथ ही तो जी सकेंगे। स्टेट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी टू प्रोवाइड देम विद फूड, स्टेट के पास ये ड्यूटी है कि उनको फूड मिलना चाहिए, ठीक है। राइट हैज़ बीन रेड इनटू द जनरल राइट अंडर आर्टिकल 21, इसको जनरली रीड करते हैं हम अंडर आर्टिकल 21, कोई अलग आर्टिकल नहीं बना है, बट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। देयरफॉर द कोर्ट इज परफॉर्मिंग द रोल विच इट वाज ग्रांटेड एट द ड्राफ्टिंग। ये वही सब रोल्स हैं जो एट द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे, ठीक है। कुछ कुछ अब विद सोसाइटी विद कस्टम इवॉल्व हो रहे हैं और कुछ ये पहले से ही हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप देखो ट्रिपल तलाक कितने टाइम से चलता आ रहा है, बट अभी एकदम से नल एंड वॉइड कर दिया है, ठीक है। अब तो केस है, 3 साल तक जेल हो जाएगी, पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये आप इवॉल्व कैसे कर रहा है, उनका अपना जो मुस्लिम लॉ है वो भी तो अब चेंज होता जा रहा है ना। ये सब चीज़ें विद कस्टम विद टाइम विद सोसाइटी के जो माइंडसेट होती है, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। Even though the drafters did not include specific rights, ये हम पढ़ चुके हैं, such as livelihood and food within the constitution ambit, इसका कोई अलग से आर्टिकल तो नहीं है, आर्टिकल कोई ऐसा है राइट टू लाइवलीहुड नहीं है, आर्टिकल कोई ऐसा है राइट टू फूड, राइट टू स्लीप, ये सब नहीं है, बट ये सब इंक्लूड करे गए अंडर आर्टिकल 21। Under the constitutional ambit of enforceable fundamental rights, they are now made available to all the citizens as a matter of right. ये एक अंडर आर्टिकल 21 या कोई और आर्टिकल के अंडर भी और हैं जो इंक्लूड करे गए हैं, देयरफॉर दे आर एनफोर्सेबल, इनको एनफोर्स कर सकते हो, ठीक है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रूल मेकिंग फंक्शन। वो इंटरप्रेट करता है लोगों की नीड क्या है और रूल्स बनाता है अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, चलो ठीक है, फटाफट से देखते हैं। इन द डोमेन ऑफ क्रिमिनल लॉ, थोड़ी क्रिमिनल लॉ की बात कर लेते हैं एज वेल। Independence of judiciary is related to the granting of free trial। क्या होता है आपको पता है, 90% ऑफ द लोग, एक बहुत अच्छा फैक्ट शेयर कर रही हूँ, 90% ऑफ द लोग ऑफ द पीपल हैव एक्सेस टू फ्री लीगल एड। उनको लॉयर के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बात पता है। 90% में वुमेन भी आती है, उसके अंदर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, माइनॉरिटीज़ भी आती हैं, SC STs, इन ये सब 90% में आते हैं जिनको फ्री लीगल एड मिल सकती है। तो
अब ये एक्सेस करने की बात है, हम लोग को कितनी नॉलेज है और कितना हम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो लिंक टू द फ्री ट्रायल टू द अक्यूज्ड। जो कि अक्यूज्ड है उसे मौका मिलना चाहिए, वो आकर विद इन 24 आवर्स भी ये बात होती है कि उसे आकर वहाँ पे बात करनी चाहिए कि उसको लॉयर डिफेंड कर सके कि मेरा जो जिसको तुमने अक्यूज माना है, जो मेरा क्लाइंट है, इसके पास ये पॉइंट्स हैं एंड ही इज़ नॉट अक्यूज्ड, वो गलत नहीं है, ठीक है, इसको आप बेल दे दो, इसको जेल नहीं होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स मिलते हैं फ्री ट्रायल के लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिंक्ड है कहीं ना कहीं, ठीक है। दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन व्हेन द अक्यूज्ड आर फॉरेन नेशनल्स। क्या होता है, फॉरेन नेशनल्स जो होते हैं, अगर वो लोग कोई गलत काम में पकड़े जाएं, ठीक है, और ये फ्री ट्रायल मोस्टली किन लोगों के लिए है, दोज हु हैव कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, जो टेररिस्ट्स होते हैं या फॉरेन नेशनल्स होते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमंस मतलब नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स शायद से नहीं हो, क्या पता बाहर के हो, क्या पता टेररिस्ट ग्रुप कहाँ से आया हो, तो इसमें इन्हीं की बात हो रही है। तो ये लोग दे आर ऑल्सो फ्री फॉर फ्री ट्रायल, इनको ट्रायल मिलता है, ये नहीं कि बस इन्हें बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया, नहीं, they get the chances of bail also. Independence of judiciary is vital for the respect of due process of law. अब आप कहोगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स दैट द स्टेट मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स दैट आर ओड। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब अगर मेरे पास राइट टू इक्वलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट मुझे कहे कि नहीं, मतलब वो फर्क ही ना पड़ता है उसको, नहीं वो कुछ भी कर रहे हो तो मुझसे स्टेट को फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, स्टेट की ड्यूटी है कि राइट्स प्रोवाइड हो तुम लोग को, लीगल राइट्स दैट आर ओड टू अ पर्सन एंड कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस होनी चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स भी होने चाहिए। लीगल राइट्स तो अलग होते हैं फंडामेंटल राइट्स से। अब क्या फ़र्क होता है, फंडामेंटल राइट्स तो लिमिटेड होते हैं ना, लीगल राइट्स और ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, या बहुत सारे राइट्स होते हैं लीगल राइट्स। नॉर्मल ह्यूमन राइट्स की बात कर लो, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब लीगल राइट्स भी होते हैं। लीगल राइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है इन द आइज ऑफ लॉ। आप इसको जाके डिफेंड कर सकते हो कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, या फिर आप केस लड़ सकते हो, ठीक है। ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन मेक दिस कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही है दैट कैन मेक दिस ऑपरेशनल। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो, सब कुछ बायस्ड हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑपरेशनल नहीं हो सकती हैं। हिस्ट्री हैज एविडेंस दैट व्हेनेवर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज बीन डिस्टर्ब्ड, कभी भी गवर्नमेंट मिल गई है जुडिशरी के साथ तो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। इट हैज़ बीन डायरेक्टली इम्पैक्टेड ऑन द ड्यू प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। गवर्नमेंट जैसे रूल करती है, जब आपस में मिल जाएं अगर ये लोग, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। एंड राइट्स ग्रांटेड टू एवरेज सिटीजन, एवरेज सिटीजन को जो राइट्स मिलते हैं वो सब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है। दीज लेसन्स, ये बस लास्ट स्लाइड है, इससे पहले एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। देखो, रंजन गोगोई हमारा CJI था कि नहीं था, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसने जुडिशरी, ही वॉज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीफ जस्टिस था। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे, अगर आपको याद हो तो राम जन्मभूमि केस भी उन्होंने टेकअप किया था, राफेल डील भी उन्होंने टेकअप की थी। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं अपने टाइम पे। 1 ईयर टेन्योर होता है ना उनका। तो क्या अब रंजन गोगोई जब रिटायर हो चुका है, ही हैज़ बीन एडमिटेड टू राज्यसभा, ठीक है, तभी ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड लेजिस्लेचर इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। कोई इंसान जुडिशरी से पोस्ट रिटायरमेंट, पहली बात इनको अलाउड नहीं होता, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, अलाउड नहीं होता। बट रंजन गोगोई जॉइंट लेजिस्लेचर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। उसको लगता है जो भी अब रंजन गोगोई डिसीजंस लेगा वो बहुत ज़्यादा बायस्ड होंगे, ठीक है। अगर आप इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना, बहुत अच्छा आर्टिकल आपको लगेगा, आपको समझ आएगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं, और सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है रंजन गोगोई का, ऑल्सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अगर आप पढ़ो उनको तो, ठीक है। चलो ठीक है। These lessons teach us that even in grave situation, grave मतलब बहुत serious situation में भी, political circumstances,
the rights of citizens should not be compromised. क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, rights of citizens compromise नहीं होने चाहिए. जो इंसान के बेसिक राइट्स है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब उसको मिलने चाहिए. एंड दिस कुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी? हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे. इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही रहे, वो भी पढ़ेंगे हम. देयरफॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिमेन्स अ वाइटल एंड कोर प्रिंसिपल इवन इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. चाहे ही हमारी डेमोक्रेसी कितनी मॉडर्न है, हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, बट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वेरी इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऑर्गन्स आपस में मिक्स ना हो जाए, कोई भी बायस ना रहे, कोई इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है कि हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले फ्यूडलिज्म था, डेमोक्रेसी हुई. मैंने 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं. व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मस्ट. एंड this is all for today, and I'll come with the roles of constitution, impartiality of judiciary also, and कैसे roles होते हैं judges के, कितनी उनकी salary, क्या constitution में उनकी salary दी होती है, ये सब points हम ज़रूर discuss करेंगे upcoming video में. Till then stay tuned, keep watching, I'll get back very very soon. Don't forget to subscribe, like, comment सब कर दो. Also you can download the app, notes, ये सारे notes उसमें available है, underlined सब कुछ है उसमें. ठीक है, और आपके क्वेश्चंस भी मैं सब उसके अंदर पोस्ट करती रहती हूँ. यू जस्ट गो एंड वॉच, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार डाउनलोड करके देखो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल गेट बैक वेरी वेरी सून. टेक केयर फॉर नाउ. बाय बाय.